हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो होता है वो सेकंड वीक से स्टार्ट होता है और लगभग 8 हफ्ते तक चलता रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक से लगभग वो स्टार्ट हो जाता है और 8वें हफ्ते तक जाते जाते वो कंप्लीट सा हो जाता है। तो हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन हुआ था। सबसे पहले 1 सेल्ड एम्ब्रायो था जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, उसमें क्लीवेज हुआ था। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसके बाद में 16 सेल स्टेज को हमने मोरुला कहा था। उसके बाद में उसके अंदर एक कैविटी बन गई थी 16 सेल के बाद में 32 सेल हुआ था। तो कैविटी बनने को, जब कैविटी उसमें बन गई थी तो अब उसमें वो बोला था हमने ब्लास्टोसिस, और वो स्टेज कहलाई थी ब्लास्टुला। तो उसके बाद में फिर इम्प्लांटेशन हुआ था। इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था कि जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, वो यूट्रस की वॉल से जाकर चिपक जाती हैं और कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करती है। वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स एंडोमेट्रियम की वॉल को चीरते हुए अंदर तक धंस जाते हैं। जब ये अंदर तक धंस जाएगी तो जो एंडोमेट्रियम है वो ऊपर से इसको एम्ब्रायो को पूरी तरह से कवर कर लेती है। जैसे यहाँ से ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम की लेयर है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम है और यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिसमें एम्ब्रायो एम्बेडेड है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। तो डेसिडुआ में भी 2 पार्ट्स हम देखेंगे। एक तो होता है डेसिडुआ बेसिलिस जो कि जनरली लॉस्ट नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और एक होता है डेसिडुआ फंक्शनैलिस जो कि जनरली लॉस हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अभी फिलहाल हमें उन दोनों ही पार्ट को बचा के रखना है क्योंकि अब इम्प्लांटेशन हो चुका है तो फीटस को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन इसको एंडोमेट्रियम से मिलता रहता है। चलिए, तो जैसे हमने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट जो है उस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर 2 तरह की सेल्स की लेयर बनी थी। एक को हमने बोला था साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे वाले को बोला था सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट। सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट उन सेल्स को बोलते हैं हम लोग जहां पर न्यूक्लियस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से फ्यूज कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में पहले ये 4 सेल्स थी और इन 4 सेल्स के अंदर अलग अलग ये 4 टोटल न्यूक्लियस थे। अब मान लीजिए इनकी जो सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गई और इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से मिल गए। तो अब ये जो एक सेल है उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिनसाइशियम। इसको हमें बोलना है सिनसाइशियम। तो सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट में भी कुछ इसी तरह की सेल्स होती हैं, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएगी और बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। तो सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो आगे चलकर ग्रो करता रहता है और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाद में बन जाती हैं। इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है ये, जिनको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और सेकेंड वीक के आसपास ये कंप्लीट हो जाती है। पहले प्राइमरी विलाई बनती है, उसके बाद सेकेंडरी विलाई, उसके बाद में टर्शियरी विलाई बनती है। तो सेकेंड वीक तक इसका डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे यहाँ से कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम लगातार रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में जगह जगह पर कुछ इरेगुलर स्पेसेस बन जाते हैं और ये स्पेस कोरियोनिक विलाई के बीच में भी होते हैं और इसके चारों तरफ भी होते हैं। इन स्पेसेस के अंदर जो मैटरनल ब्लड है, माता का जो रुधिर है, वो इनके अंदर आता रहता है और साथ में ये इनके साथ में इसके साथ कोरियोनिक विलाई के साथ फ्यूज कर जाती है, जिसके द्वारा मैटरनल ब्लड इनसे होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, डेवलपिंग फीटस के पास में पहुंच जाता है क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसको मैटरनल ब्लड से मिलेगा। तो इन इरेगुलर स्पेसिस को बोला जाता है लैक्यूनी। इन्हें हमें क्या बोलना है, लैक्यूनी। और ये जो नेटवर्क बना रहे हैं इसको बोला जाता है लैक्यूनर सिस्टम। तो इसके द्वारा मैटरनल ब्लड फीटस के कांटेक्ट में आता रहता है जब तक कि पूरी तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। चलिए, तो ट्रोफोब्लास्ट हमने देख लिया कि ट्रोफोब्लास्ट में ये थी हमारे बाहर की तरफ, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कोरियोनिक विलाई। ये वाली मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के कोरियोन बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन कहते हैं और ये 4 होती है, कोरियोन, एलेंटोइस, एमनियोन और योक्साइट। चारों के फंक्शंस हम अलग अलग देखेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी है हमें। इसके अलावा तो ये कोरियोन हुआ। अब इस कोरियोन के ये अंदर की तरफ जो कैविटी आपको नजर आ रही है, ये बड़ी सी कैविटी, ये वाली, तो इस कैविटी को बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक कैविटी। एक्स्ट्रा वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जो बाहर की तरफ हो, जो एम्ब्रायो का पार्ट ना हो। तो एम्ब्रायो के चारों तरफ जो कैविटी पाई जा रही है उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक कैविटी कहते हैं।
तो ये कोरियन के नीचे की तरफ होती है, कोरियन के नीचे की तरफ हो गई। इसके अलावा ट्रोफोब्लास्ट तो हमने देख लिया। अब जो ब्लास्टुला है उसके अंदर हमने देखा था कि इनर सेल मास भी था, कि जो सेल्स थी वो एक गुच्छे के रूप में अलग जगह पे सेटल हो गई थी और उनके चारों तरफ एक कैविटी बन गई थी जिसको हमने बोला था ब्लास्टोसील। और उसके अंदर लगातार मैटरनल जो फ्लूइड है वो लगातार उसके अंदर भरता जा रहा था और कैविटी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जो इनर सेल मास है उसको हम लोग एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं। अब उसके अंदर बाद में टाइम के साथ साथ दो सेल्स बन जाती है, दो सेल की लेयर बन जाती है। उनमें से एक को बोलते हैं हम लोग एपीब्लास्ट और दूसरे वाले को बोलते हैं ओके एम्ब्रायोब्लास्ट। जो है एम्ब्रायोब्लास्ट वो आगे चलकर दो सेल लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। एक को बोलेंगे एपीब्लास्ट और एक को बोलेंगे हम लोग हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। अब कैसे ध्यान रखें कि एपीब्लास्ट किस तरफ रहना है, हाइपोब्लास्ट किस तरफ रहना है। तो एपीब्लास्ट जो है वो इस साइड रहता है, जहां पर इनर सेल मास था उसकी तरफ एपीब्लास्ट रहना है, यानी कि एम्ब्राय की तरफ एपीब्लास्ट रहना है, और जो उसका बाहर वाला हिस्सा है उसकी तरफ हाइपोब्लास्ट रहना है। तो यहाँ पर ये दो सेल की लेयर बन जाती है। इन दोनों लेयर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है बाई लैमिनर डिस्क। बाइलैमिनर डिस्क। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बाइलैमिनर डिस्क में कौन कौन सी लेयर होती है, तो एक होती है एपीब्लास्ट जो कि एम्ब्राय की तरफ है, और एक हाइपोब्लास्ट जो कि उसके पीछे की तरफ है। और यही एपीब्लास्ट आगे चलकर क्या बनाती है, यही एपीब्लास्ट आगे चलकर एक्टोडर्म बनाएगी, और ये हाइपोब्लास्ट आगे चलकर एंडोडर्म बनाएगी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ यही दो लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उनको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लेकिन हम जो ह्यूमन हैं या जो दूसरे कोर्डेट्स हैं उनके अंदर होता क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर बनती है। इनके बीच में एक लेयर और बनेगी जिसको बोला जाता है मेसोडर्म। अब यहाँ पर तीन लेयर बन चुकी है, तो अब इस डिस्क को बोला जाएगा ट्राइलेमिनर डिस्क। और ये तीनों लेयर क्या कहलाती है, प्राइमरी जर्म लेयर। ओके। तो मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसेस से होता है जिसको गैस्ट्रोला कहते हैं। तो गैस्ट्रोलेशन में तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म बाहर वाली या सबसे एम्ब्राय की अंदर वाली, मेसोडर्म बीच में जो है, और एंडोडर्म इधर की तरफ जो है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों के जो ऑर्गन्स होते हैं तीनों अलग अलग ऑर्गन बनाती है। अब यहाँ पर जब तीनों लेयर बन जाती है तो इनका फेट डिसाइड हो जाता है कि अब जो है हमें चलकर वो बनाना है, हमें चलकर ये बनाना है। जैसे भाई कि जब कोई घर बनाया जाता है तो उसमें जो मिस्त्री है उनको अलग काम पकड़ा दिया जाता है कि तुम्हें जो है दीवार को चीनना है। जो मजदूर है उनको एक काम पकड़ा दिया जाता है कि तुमको जो है सीमेंट बनाना है, तुमको मसाला बनाना है और वहाँ तक लेके जाना है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग जो सेल्स होती है उनका फेट पहले से डिसाइड रहता है। इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो एक्टोडर्म जो होता है वो आगे चलकर सीएनएस बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें एक हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड। ओके। इसके अलावा स्पाइनल कोड ठीक। एंडोडर्म जो होती है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन बनाती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ज़्यादातर जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो मेसोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, हमारे हार्ट हो गए और हमारे किडनीज हो गए, तो वो सब मेसोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। चलिए इसका एक डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये एम्ब्रायो धसा हुआ है, इम्प्लांट हुआ है। इसको हम लोग डेसिडुआ कहते हैं। जिस पार्ट के अंदर एम्ब्रायो धसा हुआ है वो डेसिडुआ कहला रहा है। ये ल्यूमेन ऑफ यूट्रस है, ये यूट्रस की यहाँ पे कैविटी हो गई। ओके। ये कोरियन है, बाहर वाली लेयर को कोरियन बोलेंगे। इसके अंदर की तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक कैविटी। यहाँ पर प्राइमरी जर्म लेयर्स है, एक तो ये है एंडोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म, फिर ये बीच वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। ये एंडोडर्म के बाहर की तरफ जो कैविटी बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यॉर्क सेल। पहले प्राइमरी होता है फिर बाद में यॉर्क सेल बन जाता है, लेकिन ये हमारे अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिशन बच्चे को अपनी माँ से मिल रहा है। लेकिन जिनका डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जिनका होता है बॉडी से बाहर, जिनका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि चिक का एम्ब्रायो, ओके, जैसे कि मुर्गी का जो अंडा होता है तो उसमें जो योक होता है, जो येलो कलर का पार्ट है वो योक होता है, तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसको बाहर बॉडी के बाहर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो योक साइड जो होता है इसे बाद में देखेंगे हम लोग। ये जो होता है बाद में आरबीसी बनाता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है।
यानी कि एरिथ्रोपोइसिस का काम करता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो सेल्स होती है वो आगे की तरफ धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कनेक्टिंग स्टोक कहते हैं, और ये कनेक्टिंग स्टोक बाद में आगे चलकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो फीटस होता है उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो ब्लड वेसल्स माँ से बच्चे की तरफ ब्लड ला रही होती है और बच्चे से माँ की तरफ ब्लड को ले जा रही होती है। जब बाद में डिलीवरी होती है तो जो हमारी नाभि से अटैच होती है एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो उसमें कोई पेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको ऊपर काट भी दे तो ना तो माँ को दर्द होता है ना ही बच्चे को दर्द होता है। तो अब उसका एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में ये माना जाता है कि इसके अंदर स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स वे है जो आगे चलकर किसी भी तरह की सेल्स में डिराइव की जा सकती है, यानी कि वो आगे चलकर हिपेटोसाइट्स भी बना सकती है, वो आगे चलकर एरिथ्रोब्लास्ट भी बना सकती है, आरबीसीज बना सकती है, डब्ल्यूबीसीज बना सकती है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए वो हो सकती है। ओके, तो ये एमनियन है, बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन है ये एमनियन है। एमनियन के अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। अब मान लीजिए जो बच्चा है उसके चारों तरफ कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। अब जो माँ है मान लीजिए उसके पेट को धक्का लगा, तो अगर उसको धक्का लगता है तो वो धक्का बच्चे तक भी जा सकता है, और बच्चा भी बहुत ज़्यादा नाजुक है और थोड़े से भी धक्के को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नेचर ने पहले से ही उसके प्रोटेक्शन के लिए एक कुशन लाइक तकिए जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है, जो कि क्या कहलाती है? एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो माँ को अगर धक्का लग भी रहा है तो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पाएगी और वो सुरक्षित रहेगा। फिर बाद में हम देखेंगे कि एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस। उस एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, लैब के अंदर उसको कल्चर किया जाएगा, और कल्चर करने से हम बाद में उसे पता कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें क्या बीमारी है, उसके क्रोमोसोम कैसे हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ ये हो रहा है कि उसके द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो माँ के पेट में पल रहा है वो आखिर लड़का है कि लड़की है। तो इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। तो अगर उनको पता लग जाता था माँ बाप को कि हमारे पेट में जो पल रहा है वो एक लड़की है, तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, उसका अबॉर्शन करा दिया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर लिंग अनुपात धीरे धीरे घटता जा रहा था। मेल की संख्या ज़्यादा थी लेकिन उनके कंपैरिजन में जो फीमेल थे वो बहुत कम हो गए थे। तो इसलिए सरकार ने इस पर बिल्कुल बिल्कुल बैन लगा दिया है। अब कोई भी हॉस्पिटल अगर इसको कराता है एमनियोसेंटेसिस को तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और हो सकता है कि जेल भी हो जाए। ओके, चलिए, तो ये एक हो गया। चलिए, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 जर्म लेयर्स होती है इनका क्या क्या काम है। साथ में हम ये भी देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी है और उनके क्या क्या काम है, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन आपके नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक पार्ट होता है ये, तो उसमें पूछ लेते हैं कि एक्टोटर्म से आगे चलकर क्या बनना है, या फिर एलेंटोइस का क्या काम है, योगसैक का क्या काम है, कोरियन और एमनियन इनका क्या काम होता है। तो इनको भी डिस्कस करेंगे और बाद में फिर प्लेसेंटा भी देखेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। ओके।